नमस्कार मित्रों। आज हम गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का पढ़ेंगे। 21/6 हमारी चल रही है और इसमें हमने देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु दोनों उपन्यास को हमने पढ़ लिया है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसमें से हर परीक्षा में गोदान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका पात्र और विषय वस्तु देख लेंगे, उसके बाद इसका सारांश पढ़ेंगे। प्रकाशन वर्ष इसका 1936 ईस्वी है। पात्र होरी नायक है, इसमें मुख्य पात्र है गोदान का। इसके बाद धनिया, गोबर, जुनिया, राय साहब, मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता, मिस मालती, हीरा, पुनिया, ये मुख्य पात्र है। हालांकि इसमें तो पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुख्य पात्र आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार परीक्षा में पात्रों के नाम पूछ लिए जाते हैं और इन पात्रों में मुख्य रूप से इन जो ये पात्र हमने देखे हैं, होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, राय साहब, मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता, मिस मालती, हीरा, पुनिया आदि, तो इनके इर्द गिर्द कथा पूरी चलती है। आगे हम देखते हैं कथानक या विषय वस्तु। इसमें भारतीय ग्राम्य समाज एवं ग्राम्य परिवेश का सजीव चित्रण हुआ है। इस गोदान उपन्यास में पूरा ये ग्रामीण अंचल में है और शहरी कथा भी इसमें साथ साथ चलती है, लेकिन एक ग्रामीण परिवेश होता है, उसका सजीव चित्रण हमारे सामने उभर कर आता है जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को जो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, उसे गोदान उपन्यास 1 या 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। उसे आपको पूर्ण रूप से गांव की अनुभूति, गांव का वातावरण, संस्कृति और उसको पढ़ने के बाद एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। गोदान उपन्यास ग्राम्य जीवन एवं संस्कृति का महाकाव्य है। ग्राम्य जीवन एवं संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद का पूर्ण रूपेण चित्रण हुआ है। प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद हिंदी साहित्य में बहुत बड़े वाद रहे हैं, जिससे हिंदी में सभी लेखक जो इस काल में आए हैं, सभी इससे प्रभावित हुए हैं इन वादों से। गोदान में समानांतर रूप से 2 कथाएं चलती हैं। देखिए, जैसे अभी हम ऊपर बात कर ही रहे थे, एक तो ग्राम्य कथा और एक शहरी कथा। तो इन दोनों में आप जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक गांव की कथा आती है और उसके तुरंत बाद अगले अंक में शहर की कथा चलती है। तो इन ग्राम्य कथा तथा दूसरी शहरी कथा, लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर संबद्धता एवं संतुलन पाया जाता है। कथा नायक होरी की वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। जो कथा नायक है होरी, उसका दुख इतना है कि उसके पढ़ने के बाद हमारे मन में एक संवेदना होरी के प्रति जागृत हो जाती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है। जैसा कि पाठ का नाम, उपन्यास का नाम गोदान है, तो होरी के मन में ये तीव्र इच्छा रहती है कि वो अपने जीवन में गोदान करके पुण्य कमाए, लेकिन जीवन के अंत तक, मरणासन अवस्था तक या मरने के बाद भी उसे गोदान की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। वो मरते मरते दम तक अपने मन में ये बात ले जाता है कि मुझे गोदान कराना है। वह यह इच्छा मन में ही लिए वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। गोदान औपनिवेशिक भारत के शासन के अंतर्गत किसानों का महाजनी सामंती व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण
तथा उससे उत्पन्न संत्रांश दुख की कथा है। ये जो भारत अंग्रेजों के गुलाम था भारत, उस समय की बात है और किस प्रकार से किसान उस समय दुखी था उसका वर्णन भी इसमें हम देखने को मिलता है। आजीवन संघर्ष के बावजूद एक इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। गोदान की इच्छा जो होरी के मन में थी वो आजीवन संघर्ष करने के बाद भी पूरी नहीं हो पाती। इस रचना में प्रेमचंद का औपन्यासिक इस रचना में प्रेमचंद का गांधीवाद से मोहभंग साफ साफ दिखाई देता है। जो औपन्यासिक भारत था उसमें जब गांधीवाद भी चल रहा था तो उससे भी प्रेमचंद जी का मोह साफ साफ भंग हो जाता है, क्योंकि प्रेमचंद भी यथार्थवाद में आ गए थे आदर्शवाद से, और ये उपन्यास बिल्कुल यथार्थवादी उपन्यास इसको हम कह सकते हैं। तो इस रचना में प्रेमचंद का गांधीवाद से मोहभंग साफ साफ दिखाई देता है। प्रेमचंद के पूर्व उपन्यासों में जहाँ आदर्शवाद दिखाई पड़ता है वहीं गोदान में आकर यथार्थवाद नग्न रूप से परिलक्षित हो जाता है। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, आदर्शवाद और यथार्थवाद। प्रश्न आ जाए कि गोदान उपन्यास है आदर्शवाद यथार्थवाद दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो आपको यथार्थवाद का सही उत्तर करना है, क्योंकि इसमें प्रेमचंद जी पहले आदर्शवादी रचनाएं लिखते थे लेकिन गोदान में यथार्थवाद नग्न रूप से उभर कर आता है। कई समालोचक, ये बात ध्यान रखना है, कई समालोचक इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी देते हैं। तो महाकाव्यात्मक उपन्यास मतलब महाकाव्य में जितने भी प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है वो सब गोदान उपन्यास में भी मिल जाती, इसलिए कई समालोचक कई आलोचक इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी देते हैं। अब हम पात्र योजना के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पात्रों की क्या क्या विशेषता है। पात्र योजना, होरी। सबसे पहले जो उपन्यास का नायक है होरी, उसके बारे में हम देखते हैं। होरी, गोदान का होरी अपने यथार्थवादी स्वरूप के इर्द गिर्द नजर आता है। ये बात ध्यान रखनी, यथार्थवाद में होरी जीता है, आदर्शवाद का चोला वो नहीं पहनता है। कुछ बातों में वह उदात्त मूल्यों से बिल्कुल परे दिखता है, जैसे बांस की कटाई में से भाइयों से 5 रुपए की बेईमानी, गांव वालों के सामने पत्नी की पिटाई करना आदि, परंतु उसमें उच्च नैतिक गुणों व मानवीय मूल्यों का समावेश भी है। होरी के मन में उच्च नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य है, लेकिन एक दो जगह वो होरी बेईमानी करते हुए पाया जाता है। जब बांस की कटाई में होरी बेचता है तो भाइयों से 5 रुपए कम बता के वो बेईमानी करता है, लेकिन बदनामी के डर से वो डर भी जाता है और उसे खरीदने वाला धमकाता भी है और उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है। होरी किसानी व खेती की मर्यादा के भाव से युक्त है। उसे लगता है कि 1000 कष्टों के बावजूद भी खेती में जो सुख है वह मजदूरी में नहीं है। होरी परिस्थितियों से समझौता करने में विश्वास रखता है। तो कितने ही कष्ट सह लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जो मानता है कि जो खेती में सुख मिलता है वो कहीं पे भी कितनी ही मजदूरी कर ले, कितने ही पैसा कमा ले, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हो पाता है, खेती में ही आनंद आता है। वास्तव में सही बात है कि खेती किसान का गहना होता है और खेती करने पर ही किसान को संतुष्टि मिलती है, मजदूरी में नहीं मिलती। होरी परिस्थितियों से समझौता करने में विश्वास रखता है।
होरी परिस्थितियों से, जैसे जिस प्रकार से जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार होरी ढल जाता है, कभी उसका विरोध नहीं करता है और अपना दुख मानकर उन्हें सहन कर लेता है। आगे हम पढ़ेंगे गोबर, जो कि होरी का पुत्र है। होरी और धनिया का पुत्र है गोबर। विद्रोही चेतना का प्रतीक है। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है परीक्षा में कि विद्रोही चेतना का प्रतीक निम्न में से कौन सा पात्र है, तो उसमें आपको नाम दे देंगे। उनमें से आपको जो लगता है, जैसे धनिया है, गोबर है, ये विद्रोही चेतना के व्यक्तित्व के धनी है। यह अगली पीढ़ी का मजदूर रूपांतरित किसान है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। अगली पीढ़ी का मजदूर रूपांतरित किसान है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अगली पीढ़ी का मजदूर रूपांतरित किसान है गोरी, होरी, गोबर। तो आपको गोबर पे क्लिक करना। गोबर विद्रोही पीढ़ी का किसान है। गांव व शहर दोनों स्तरों पर यह शोषणकर्ताओं का जवाब देता है। गांव में महाजनों व कारकुनों से दो दो हाथ करने की स्थिति में दिखता है, तो शहर में हड़ताली मजदूरों के प्रतिनिधि की भूमिका में। इस प्रकार से देखिए, ये गांव में महाजनों से लड़ता है और शहरों में मजदूर का प्रतिनिधि बनकर लूटने वालों से, फैक्ट्री मालिक से, इनसे वो झगड़ा करता है और अपने हक की लड़ाई लड़ता है। होरी जहाँ शोषण व दमन को समझ पाने में भी सक्षम नहीं है। ये देखिए, होरी का कोई शोषण करता है, दमन करता है, तो वो समझ नहीं पाता है, लेकिन वही गोबर उसका प्रबल विरोध करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। धनिया, अब ये धनिया ये होरी की पत्नी है। धनिया होरी की पत्नी है। धनिया सामाजिक ग्रामीण व्यवस्था में नारी जाति की गरिमा से युक्त चरित्र है। बहुत अच्छी बात है, ये देखना आप। ग्रामीण व्यवस्था, सामाजिक ग्रामीण व्यवस्था में नारी जाति की गरिमा से युक्त चरित्र है। ये नारी जाति की गरिमा बनाए रखती है और जहाँ जरूरत पड़ती है होरी से लड़ाई झगड़ा करके होरी को भी सही रास्ते पर लाने का प्रयास करती है और ये विद्रोह करती है अन्याय के प्रति। जो इनका अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, उनके प्रति धनिया विद्रोह करते हुई दिखाई देती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको मित्रों बता दूं कि इस छोटे से वीडियो में आपको पूरा गोबर, धनिया, होरी, जितने भी पात्र हैं महत्वपूर्ण, उनका सारांश दे दिया जाएगा और आपको पूरे का सारांश हम यहाँ सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि आपको गोदान उपन्यास से कोई भी प्रश्न आता है तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। आर्थिक सामाजिक परेशानियों व तंग हालियों ने इसे कटु भाषणी बना दिया। ये देखिए, जो धनिया को जब शोषण ज़्यादा होता है, दमन ज़्यादा होता है, और जब परेशानियां बढ़ने लगती है तो ये एक कटु भाषणी बन जाती है, सबको खरा खोटा सुनाती है। धनिया होरी की तरह सामंती शोषण को मूक दर्शक बनकर सहन नहीं करती है। धनिया, होरी तो सहन कर लेता है लेकिन धनिया कभी सहन नहीं करती, ये प्रबल विद्रोह करती है। राय साहब ग्रामीण कथा व शहरी कथा के बीच की कड़ी है। ये ग्रामीण और शहर के बीच की कड़ी राय साहब है और ये लोगों को बहका कर लूटते हैं और लोगों को बहला फुसला और धमका कर भी रखते हैं और अपने आप में शरीफ इंसान बनते हैं, लेकिन लोगों को लूटने का काम करते हैं। सामंती प्रवृत्ति से सराबोर है, शोषण मूलक चरित्र के परिचायक है। शोषण करते हैं राय साहब ये मानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी कि सिंह का काम शिकार करना होता है। यदि वह गर्जने व गुर्राने का रास्ता छोड़कर मीठी बोली सीख ले तो उसे बैठे बिठाए मनचाहा शिकार मिल जाएगा।
योगी। इनकी ऐसी नीति रही है कि सिंह का काम शिकार करना होता है। यदि वह गर्जने व गुर्राने का रास्ता छोड़कर मीठी बोली बोल ले तो उसे बिठे बिठाए मनचाहा शिकार मिल जाएगा। कहने का मतलब सिंह को वो मीठी भाषा सिखा रहे हैं ताकि वो ये शिकार कर सके। इसी प्रकार इनका व्यक्तित्व है कि वह लोगों से मीठा मीठा बोलते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब राय साहब उनको ठग देते हैं। तो उक्त कथन अनुसार राय साहब का चरित्र ऐसा ही हमें दिखाई देता है। इस उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं तो वास्तव में इनका चरित्र ऐसा ही दिखाई देता है। पुत्र पुत्री की शादी हो या लगान वसूली, राय साहब अपनी सामंती प्रवृत्ति को त्याग नहीं पाते हैं। वह पुत्र पुत्री की शादी हो, लगान वसूली हो या लोगों से काम करवाना हो तो मुफ्त में काम करवा कर ही मानते हैं। तो ये पूर्ण रूप से सामंती प्रवृत्ति के व्यक्तित्व राय साहब माने जाते हैं। राय साहब पूरे सामंती प्रवृत्ति के हैं। वह किसी से भी हर प्रकार से फायदा उठाने को तैयार रहते हैं। वह सामंती प्रवृत्ति को त्याग नहीं पाते हैं। मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना की पत्नी का नाम गोविंदी है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और भी पूछा जा सकता है। मिस्टर खन्ना व्यवसायवादी शुद्ध मुनाफा को प्रमुख मानते हैं। उनके लिए मजदूरों का हित नगण्य है। मजदूरों का हित इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। मुखौटाधर्मी चरित्र, एक तरफ खद्दर पहनते हैं तो दूसरी तरफ फ्रांस की शराब पीते हैं। तो मतलब दिखावा अलग करते हैं और हकीकत कुछ और ही है। ये जेल भी जाते हैं, कई बार आंदोलन करते हैं, लेकिन अंदर से ये नहीं चाहते। मिस्टर खन्ना की जेल यात्रा महज एक स्वांग है। केवल दिखावे हेतु स्वदेशी आंदोलन से जुड़ते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मिस्टर मेहता व मिस मालती, ये दोनों भी गोदान के महत्वपूर्ण पात्र हैं। दोनों शहरी कथा के मुख्य पात्र हैं। शहरी कथा के मुख्य पात्र मिस्टर मालती और मिस्टर मेहता और मिस मालती। कई बार प्रश्न आ भी जाता है दोस्तों कि निम्न में से शहरी संस्कृति के पात्र है या शहरी कथा के पात्र है या निम्न में से ग्रामीण कथा का पात्र नहीं है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। मिस्टर मेहता का चरित्र पूर्ण रूप से अंतर्विरोध मूलक है। पुरुष व स्त्री के लिए उनकी सोच अलग अलग है। वो मेहता साहब का ऐसा है कि पुरुष व स्त्री को वो अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। वो चाहते हैं पुरुष स्वच्छंद है, वो कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं, किसी भी स्त्री के साथ बातें कर सकते हैं या उनके साथ घूम सकते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए ये मेहता साहब पूर्ण रूप से बंधन में रखना चाहते हैं। एक तरफ इन पर युगीन सामंती मानसिकता का प्रभाव है तो दूसरी तरफ आधुनिक स्वच्छंदता का। स्वयं के लिए स्वच्छंद भोग की कामना, परंतु आदर्श नारी होनी चाहिए। पत्नी आदर्श, स्वच्छंद भोग की कामना करते हैं लेकिन पत्नी आदर्श नारी होनी चाहिए, ये ऐसा मानते हैं मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता का मानना है कि पति स्वच्छंद है तथा पत्नी के लिए वह कोई बलिदान न करे। देखो, मिस्टर मेहता का मानना है कि पति स्वतंत्र है तथा पत्नी के लिए वह कोई बलिदान न करे। पति भले ही कुछ भी नहीं करे पत्नी के लिए, परंतु पत्नी को अपने पति पर पूर्ण समर्पित व न्योछावर होना चाहिए। ऐसी मानसिकता के मेहता साहब है। ऐसा इनका चरित्र है कि पति भले ही पत्नी के लिए कुछ भी न करे, लेकिन पत्नी को पूर्ण रूप से पति पर समर्पित व न्योछावर होना चाहिए। मिस मालती का व्यक्तित्व है। मिस मालती पूंजीवादी समाज में नारी के स्वरूप में आए परिवर्तन को उद्घाटित करने वाली चरित्र है। ऐसी नारी जो पुरुष वर्ग को अपने इशारे पर नचाती दिखती है। पुरुषों को ये नचाती है और ये पैसे से डॉक्टर है
और ये भी डॉक्टर में भी ये करती है, पैसे वाले हैं उनको ज़्यादा समय देती है और जो गरीब है उनको फटाफट देख लेती है। तो पैसों वालों से मीठी मीठी बातें करके उनसे पैसे ऐंठती है। पैसे से डॉक्टर है, परंतु पुरुषों से आर्थिक लाभ लेना वह स्वच्छंद प्रकृति वाली है। पुरुषों से आर्थिक लाभ लेती है, उनसे पैसे ऐंठती है। मिस मालती इस उपभोक्तावादी समाज में अपने रूप और सौंदर्य को अश्लील महिलाओं की तरह धनार्जन के लिए उपयोग करती है। ऐसा इनका चरित्र है। धनार्जन के लिए ये अश्लीलता का काम भी करती है और अपने इस प्रकार का चरित्र इनके सामने देखने को मिलता है। आर्थिक परेशानियों के कारण स्वच्छंद प्रकृति को बनाए रखा है, जो अपनी क्लिनिक पर गरीबों की अपेक्षा अमीरों से घंटों बात करती है, वह पैसे ऐंठने में लगी रहती है। तो इस प्रकार से ये गरीबों को तो कुछ समय में देख लेती है और अमीरों से घंटों बातें किया करती है। मिस मालती का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। बाद में वह बदल जाती है। जब उपन्यास का अंत होता है तब वह उसका चरित्र पूर्ण रूप से बदल जाता है और वो एक अच्छी महिला बन जाती है। हीरा, ये हीरा भी इस उपन्यास की कहानी में एक नया मोड़ लेके आते हैं। ये होरी का भाई है, हीरा होरी का भाई है। होरी के गाय खरीदने पर उसका परिवार अच्छा चल रहा था। होरी के सुखी परिवार को हीरा देख नहीं सका और एक दिन मौका पाकर गाय को विष दे दिया। जब हीरा देखता है, जब होरी गाय लाता है, गाय खरीदता है, उधार के पैसों से गाय लाता है और उसके गाय लाने पर उसका परिवार सुखी से चल रहा था, सुख से जी रहा था, तब हीरा ये देख नहीं सका और एक दिन मौका पाकर गाय को जहर खिला दिया और गाय मर गई। इसके बाद से ही होरी के जीवन में कभी सुख नहीं आया और वह दिन ब दिन दुख में डूबता गया और पूरा परिवार खत्म हो जाना, एक तरह से देखे तो गरीबी की हालत से होरी की मृत्यु तक हो जाती है और पूरा परिवार दुख में निकालता है जिंदगी। उद्देश्य, अब हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि इस उपन्यास का प्रेमचंद जी का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। प्रेमचंद जी का गोदान भारतीय समाज में ग्रामीण व्यवस्था के शहरी विस्थापन की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। ये भारतीय समाज में ग्रामीण व्यवस्था जो है वो किस तरफ से शहर की ओर जाती है, क्या गांवों से शहर की ओर क्यों विस्थापन हो रहा है, इसका भी इसमें दिखाया गया है। जब खेती नहीं है, किसानों का शोषण हो रहा है, ब्याज वसूला जा रहा है, सूद के पैसे लोगों से चुकाए नहीं जा रहे, ऐसी परिस्थिति में और गांवों में रोजगार की समस्या पैदा हो रही है। तो इन प्रकार की समस्याओं से लोग तंग आकर गांवों से शहरों की ओर जाने लग गए हैं। चरित्रों की प्रकृति के अनुकूल जीवंत भाषा का प्रयोग किया है। इस उपन्यास में जिस प्रकार से पात्र है उनके अनुरूप इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। कोई शहरी है तो उसमें शहरी शब्द और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। गांव के पात्र है तो ग्रामीण पात्रों के साथ में प्योर गांव की भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण व शहरी जीवन की कथा के माध्यम से तत्कालीन औपनिवेशिक पूंजीवादी सामंती व महाजनी शोषण की तस्वीर पेश की है। ये इस प्रकार से ग्रामीण और शहरी जीवन की कथा में जो अंग्रेजों का शासन था, किस प्रकार से पूंजीवाद हावी था, सामंतवाद हावी था, महाजनी वर्ग शोषण करते थे, तो उसका भी पूरा चित्रण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। गोदान प्रेमचंद के यथार्थवाद को समेटने वाला उपन्यास है। ये पूर्ण रूप से यथार्थवाद इसको में देखने को मिल सकता है। सूदखोरी की समस्या
कर्ज व ब्याज की समस्या, ये मुख्य बात है कि गोदान उपन्यास में मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो सूदखोरी की समस्या है। जैसे कर्ज व ब्याज लोग लेते हैं उधार, वापस चुका नहीं पा रहे हैं, शोषण है। तो जमींदारी शोषण का कृषकों पर प्रभाव है, किस प्रकार से शोषण से किसानों का जीवन प्रभावित हो रहा था। कृषक जीवन व धार्मिक मान्यता का चित्रण, धर्म की भी बात इसमें की गई है। होरी गाय खरीदना चाहता है, वो गाय खरीदना और गाय रखना पुण्य का काम मानते हैं और वो गोदान भी करना चाहता है। तो एक प्रकार से धार्मिक संस्कृति का चित्रण भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त उपन्यास है ये। गोदान महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा जाता है गोदान को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। समकालीन समाज की समस्या का चित्रण इसमें प्रमुखता से उभारा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अंधविश्वासी प्रवृत्ति का चित्रण है, अंधविश्वास भी यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। समकालीन, ये महत्वपूर्ण बात, समकालीन समाज की समस्या का चित्रण है इसमें। तो इस प्रकार से हमने आज गोदान उपन्यास का पूरा सारांश पढ़ा और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आप इन जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उनके आप नोट्स बना के उनका बार बार से इसका रिवीजन करिए। कम से कम 5 बार रिवीजन करने के बाद आपको पूरा कंठस्थ मेथड हो जाएगा। तो इस मैटर को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप नेट जेआरएफ निकाल सकोगे। तो मुख्य रूप से हम देखें तो एक बार पुनः पात्रों की बात कर लेते हैं। होरी, धनिया, गोबर, जूनिया, राय साहब, मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता, मिस मालती, हीरा, पुनिया, तो ये मुख्य पात्र है और पात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने ये गोदान उपन्यास पढ़ा जो प्रेमचंद जी का मुख्य और प्रमुख उपन्यास माना जाता है। तो इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे और नोट्स बना के पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।